हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे नॉर्सेट 2020 का जो इमेज जो मेमोरी बेस्ड पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड सो डैट आपको लाइक एक आइडिया हो जाए, एक रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम। एंड लाइक उसी की तरीके से आप पढ़ोगे, लाइक इमेज बेस्ड एंड जो भी लाइक प्रायोरिटी नर्सिंग जो भी कैसे जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द questions paper. The first question is, look on the following donate image and identify the grade of the pressure zone. तो देखो मे भी आपको इमेज में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक सो, बट ये जो है ना ये 4th ग्रेड का जो ये जो इमेज दिख रहा है ना इसमें 4th जो प्रेशर जोन की बहुत सारी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो ग्रेड 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैनेजमेंट, बेड सोर का मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ग्रेड 4 में क्या होता है कि मसल्स, फेसिया, अंदर का जो बोन्स है वो भी विजिबल हो जाते हैं। ग्रेड 3 में मेनली हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आता है। ग्रेड 2 में जो है वो डर्मिस तक आ जाता है। एंड ग्रेड 1 में जस्ट स्किन का लाइक ऊपर वाला एयर हल्का सा लाइक रेड एंड ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, सो इसका जो डिटेल है मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ, ये क्लास अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। अभी आप एक रफ आइडिया ले लो कि ये जो इमेज है ना इसमें आपको बोन और अंदर का मसल्स भी दिख रहा है। ठीक है, सो इट इज़ द ग्रेड 4। आंसर क्या होगा? डी। एंड बेड सोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर इन एन अडल्ट। तो देखो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो 5 टू रफली 4 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है, या फिर 2 to 6 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला 5 to 10, 0 to 20 बिल्कुल गलत है, 5 to 20 भी गलत है, 5 to 15 भी गलत है। सो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। ठीक है, लेस देन 5 होगा मीन्स की पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है, हाइपोटेंसिव भी हो सकता है, तो उसको लाइक हम फ्लूइड देते हैं। सो 5 to 10 सेंटीमीटर इज नॉर्मल CVP, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर। The patient has the diagnosis of left ventricular failure and high pulmonary capillary wedge pressure. The physician ordered dopamine to improve ventricular function. Okay, क्योंकि देखो वेंट्रिकुलर फेलियर था ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर था, तो पेशेंट का बीपी कम हो रहा होगा, है ना। सो उन्होंने बोला कि डोपामिन स्टार्ट करने हैं। द नर्स विल नो दैट द मेडिकेशन इज वर्किंग इफ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर रेज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, कार्डियक इंडेक्स फेल्स एंड पल्मोनरी जो कैपिलरी वेज प्रेशर था वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो देखो जो हमारा डोपामिन है, डोपामिन क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है। तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को हमारा मेनली जो बीपी है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो एंड बेसिकली जो पेशेंट को जो कंडीशन था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है ना, एंड हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो जिसमें उसका बीपी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो डोपामिन इसी के लिए इंडिकेट किया था। तो डोपामिन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को रेज करेगा। तो आंसर क्या होगा? ए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। तो ये तो हमारा गुडल्स एयरवे है, गुडल्स एयरवे और ओरो फेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए छोटा छोटा, ये छोटा साइज़ है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा साइज़ होता है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेजोफेरेंजियल एयरवे थोड़ा अलग होता है, ट्रैकियल एयरवे तो है ही नहीं है, लेरेंजियल मास्क एयरवे LMA ये भी नहीं है। ठीक है, वो तो अलग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अनीमिया अकर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सिकल सेल अनीमिया, फिजियोलॉजिकल अनीमिया, कूले अनीमिया और हिमोलाइटिक अनीमिया। सो देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। 50 to 60% जो बेस लाइन होता है उससे प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। एंड रिलेटिवली जो हिमेटोक्रिट है, जो RBC का जो कंसनट्रेशन है वो ओनली 15 to 30 या समझ लो 20 to 30% ही इंक्रीज़ होता है। तो रिलेटिवली देखा जाए तो प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, हिमेटोक्रिट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। तो क्या होता है? थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ RBC कम होता है, तो इसकी वजह से अनीमिया देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अनीमिया। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा OBG में कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? बी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। तो देखो जब मैंने आपको जिस दिन वेंटिलेटर वाला चैप्टर पढ़ाया था, जो मैंने आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सीरीज स्टार्ट कराया, उसमें मैंने मैकेनिकल वेंटिलेटर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको ये इमेज दिखाया था HME फिल्टर का। ठीक है, HME फिल्टर का दिखाया था कि एक HME फिल्टर जो हम 2-3 टाइप्स के होते हैं ना, तो मैंने इसमें एक ये वाला इमेज भी दिखाया था कि वेंटिलेटर में ऐसी सेटिंग होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर बॉटल, ह्यूमिडिफायर लगा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ड्राई नहीं जा सकता, ड्राई जाएगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, सो जो ऑक्सीजन जाता है वो ह्यूमिडिफाई होके जाता है, तो ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है। क्या ये? ह्यूमिडिफायर है। आई बात समझ में?
उसके बाद है विच कैटेगरी ऑफ आईसीडी इज़ एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। तो देखो ये जो ना आईसीडी का जो क्लासिफिकेशन होता है, वेरियस क्लासिफिकेशन है। सो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, स्किज़ोटिपल डिसऑर्डर हो गया। सो जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे F20 टू F29 वाले चैप्टर में आता है, इस वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। देन यूगेन ब्लूअर्स 4A ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। तो आप याद करो 4A, आपने निमोनिक याद कर रखा 4A ऑफ यूगेन ब्लूअर जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें 4A यूगेन ब्लूअर का था, ठीक है। तो उसमें 4A में क्या था, ऑटिज्म होता है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस होता है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होता है एंड एम्बीवैलेंस होता है, ठीक है। एनिडोनिया नहीं होता है। तो इन्होंने बोला था एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा बी, एनिडोनिया इज़ नॉट। ओनली ऑटिज्म होता है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस होता है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होता है एंड एम्बीवैलेंस होता है, ठीक है। आप ये आपने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें ये अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैनूवर दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग इमेज। तो देखो ये कुछ इन्होंने गर्दन पे पकड़ रखा है, ये कुछ लाइक स्टमक के नीचे, एपिगेस्टिक के नीचे ऐसे कुछ पुशअप कर रहे हैं ना। सो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जब फॉरेन बॉडी कोई भी फॉरेन बॉडी अगर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसको निकालने के लिए सारे मैनूवर किए जाते हैं, ठीक है। बच्चों में थोड़ा अलग होता है, बच्चों का भी एंड एडल्ट का भी आपको ये फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज हेल्मिच मैनूवर। क्या नाम, हेल्मिच मैनूवर के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, यू नो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट क्या होता है। रिंगटोन मैनूवर भी नहीं है, जेवेनिल मैनूवर भी नहीं है। ये इमेज देखकर ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ हेल्मिच मैनूवर, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये तो रिट्रैक्टर तो है, इतना तो पता चल रहा है रिट्रैक्टर है, बट कौन सा रिट्रैक्टर है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो जो रिट्रैक्टर है ना, फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द रिट्रैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे रिट्रैक्टर्स होते हैं ना उससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है इमेज बेस्ड पे, ठीक है। सो दिस इज़ डोयंस रिट्रैक्टर। तो आप सारे रिट्रैक्टर का ये इमेज अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डोयन है, कौन सा सिम्स है, ऐसे अलग अलग होते हैं ना बहुत सारे रिट्रैक्टर, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ तो उसमें मैं सारे रिट्रैक्टर कवर कर दूँगी, ठीक है। देन दिस इज़ फ्रॉम ओबीजी से ये क्वेश्चन है। लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई डेट विच पैरामीटर्स कैन बी असेस बाय दिस ऑब्स्टेट्रिक मैनूवर। तो देखो उसमें फोर मैनूवर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ मैनूवर है, याद है आपको, फोर्थ मैनूवर है जिसमें जो एग्जामिनर है वो हेड एंड साइड पे खड़ा रहता है। एंड उन्होंने बोला है कि बाय दिस जो इमेज है इसमें क्या एसेस किया जा रहा है, विच पैरामीटर्स कैन बी एसेस बाय दिस ऑब्स्टेट्रिक मैनूवर। तो इससे हम क्या एसेस करते हैं, एक्सटेंशन, एटीट्यूड, फिटल का यही तो हम मेजर करते हैं। फंडल हाइट नहीं देखते, इससे लाई भी नहीं देखते, प्रेजेंटेशन भी नहीं देखते। वी आर असेसिंग क्या, फिटल एटीट्यूड एंड फिटल एक्सटेंशन, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी होगा। आपने मैनूवर पढ़ रखा होगा तो इसमें ये लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन सही है। अ क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड एडिमा एडमिटेड ऑन ICU सिंस 15 डेज, ओके, इज गेटिंग लूप डायरेटिक्स। क्या ले रहा है, लूप डायरेटिक्स ले रहा है, मतलब कि लैसिक्स मतलब फ्यूरोसिमोइड, आपने पढ़ा होगा, फ्यूरोसिमोइड ले रहा है फ्रॉम 10 डेज, 10 दिनों से ले रहा है। ड्यूरिंग द राउंड यूनिट हेड डॉक्टर आस्क to his or her juniors that which electrolyte imbalance occurs if loop diuretics taken long time then junior doctors response to will। तो देखो लूप डायरेटिक्स जो है, जो फ्यूरोसिमाइड है, वो क्या करते हैं, सोडियम एंड वाटर का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी गलत है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया। रूट ऑफ BCG वैक्सीन ये सबको पता है, इट इज़ ID, इंट्राडर्मली देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई डेट विच पैरामीटर्स कैन बी असेस बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये डॉपलर है ना, जो स्टमक पे मतलब बेली पे है, और यहाँ से एक मॉनिटर कनेक्टेड है ना। सो इसमें 158 लिखा हुआ है, ठीक है। इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, बट आपको ये इमेज देख के समझ में आ जाएगा कि जब आपने फीटल हार्ट रेट दिखा हुआ कैसे असेस करते हैं, तो ये इसी तरीके का एक मेथड था कि फीटल हार्ट रेट ये डॉपलर लगा के चेक करते हैं। कार्डियक रिदम बिल्कुल नहीं, यूटेराइन रिदम भी नहीं, यूटेराइन टोन भी नहीं, फिटल हार्ट रेट हम इससे चेक करते हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब कि एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड इन विच कंडीशन, बैक्टीरियल फीवर, वायरल फीवर, हेडेक एंड नन ऑफ द अबव। देखो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो वायरल फीवर में हम इसको नहीं देते हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा रीस सिंड्रोम,
रीज सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ द रेयर बट सीरियस कंडीशन जिसमें लीवर और ब्रेन का स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली बच्चों में होता है, ठीक है। तो एंड टीनेजर्स रिकवरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमनली फ्लू और चिकन पॉक्स, ठीक है, हु आर टेकन एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सो उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ड्यूरिंग वायरल फीवर हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड नहीं देते हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीज सिंड्रोम, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल ड्रग, तो देखो जो हमारा फार्मा होता है ना, फार्मा में से एक तो एंटीडोट आता है एंड सेकेंड हमारा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आता है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ही हमारा लाइक रेड बेबी सिंड्रोम होता है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ वेल्कोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जिनेवा एंड टेड्रोस एडेनोम जो भी वटेवर इज कोरिलेट टू हेडक्वार्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ WHO। तो देखो जिनेवा WHO का जो वो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? जिनेवा में है। एंड उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? टेड्रोस, है ना, पता होगा आपको। तो आंसर क्या होगा? ए, हेडक्वार्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनिसेफ तो नहीं है, ILO नहीं है, WHO का प्रेसिडेंट आपको पता होगा टेड्रोस है। तो यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जीके में इस तरीके का MCQ आ जाता है कभी कभी, बहुत ईजी सा, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थेरेपी। सो आपको ये इमेज दिख रहा है, इमेज बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट में। सो ये इमेज देखो, एक यहाँ पे एक मशीन है और ये पैरों में कुछ लगा हुआ, तो उन्होंने बोला ये क्या है? वुंड थेरेपी, साइकोथेरेपी, रिवॉर्मिंग थेरेपी एंड मसल स्टिमुलेटर थेरेपी। तो ये ना ये क्लियर इमेज अगर आपको होता तो आपको और अच्छे से सुना आता कि ये ना, ये जो लगा है ना मशीन, डेट इज़ वैक्यूम असिस्टेड, जो हमारा वुंड होता है ना, वुंड क्लोजर थेरेपी है ये। मतलब इसमें क्या करते हैं ना कि नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वुंड होता है ना वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो भी लाइक जो भी एक्सुडेट्स होते हैं, जो भी लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी डेड सेल्स होते हैं उसको सक कर लेता है, ठीक है। सो इट इज़ द वुंड थेरेपी। आइडेंटिफाई द वायर लाइक आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग इमेज। तो ये जो वायर लाइक आर्टिकल्स है ना, उसने पूछा ये क्या है? तो इमेज तो सही से नहीं दिख रही है, बट वहाँ पे इमेज आपको अच्छे से दिखेगी। तो ये मैश है, क्या ये? मैश है। हर्निया मैश रिपेयर में इसको यूज़ करते हैं, सिंपल मैश टाइप कैसे से होता है, ठीक है। सो ये हर्निया मैश में यूज़ करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन इज एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, डोब्यूटामिन और एपिनेफ्रिन। तो ये तो सबको पता होगा, इट इज़ एपिनेफ्रिन जो है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में देते हैं। मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, सोल का मूवमेंट टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, ठीक है। देखो ये रहा, मूवमेंट ऑफ सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इज नोन एज इन्वर्जन, एंड अगर बाहर करेंगे तो उसको बोलेंगे इवर्जन, ठीक है। अबडक्शन क्या है? अबडक्शन इज द लाइक मूवमेंट ऑफ लाइक अपनी बॉडी से दूर मूव करना, डेट इज अबडक्शन, एंड पास करना, डेट इज अडक्शन, पास, ठीक है। ये अलग अलग वर्ड होते हैं, एक्सटेंशन अलग हो गया एंड फ्लेक्शन अलग हो गया, ठीक है। फ्लेक्शन ये है, एक्सटेंशन ये है। सो इसमें क्या है? ये मूवमेंट ऑफ सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इज इन्वर्जन, क्या है ये? इन्वर्जन। द चाइल्ड सेज दैट देयर इज बियर इनसाइड द रूम, नर्स यूजिंग द लाइट सी दैट देयर इज अ फोल्डेड टॉवल प्लेस्ड ऑन द चेयर, चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन और डिस्प्रेशन। तो देखो इसमें क्या है कि अंदर कुछ फोल्डेड टॉवल रखा हुआ था अंधेरे कमरे में, एंड उसको जो चाइल्ड है वो परसीव कर रहा था कि अंदर कोई भालू है, ठीक है। सो देखो ये क्या है? इल्यूजन में क्या होता है कि हम कुछ और परसीव करते हैं, चीज़ें कुछ और होती है एंड उसको परसीव कुछ और करते हैं, स्टिमुलस कुछ और होता है एंड उसको परसीव कुछ और करते हैं, दैट इज़ इल्यूजन। बट हेलुसिनेशन में क्या होता है कि अंदर कुछ भी नहीं होता, स्टिमुलस इज़ नॉट प्रेजेंट एंड कुछ और ही लाइक हम परसीव करते हैं, दैट इज़ द हेलुसिनेशन होता है। सो इसमें देखो स्टिमुलस प्रेजेंट है, फोल्डेड टॉवल प्रेजेंट है एंड उसको कुछ और परसीव कर रहे हैं, बियर परसीव कर रहे हैं। सो ये क्या हमारा है? इल्यूजन का एग्जाम्पल है। डिल्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं है, डिप्रेशन तो अलग ही हो गया, ठीक है। Which ECG lead is best for measure the arrhythmia? So V2, it's simple, V2 lead is the best to measure the arrhythmia, ठीक है। Personal protective equipment used when wound caring to MRSA patient। तो देखो MRSA क्या है? मिथाइल रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पेशेंट, मतलब कि ये क्या है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करेंगे यहाँ पे। एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में क्या क्या PPE की नीड होती है? मेनली गाउन एंड ग्लव्स की नीड होती है। मतलब मास्क की नीड इतनी नहीं है क्योंकि ड्रॉपलेट के थ्रू या एयरबॉर्न के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में ओनली ग्लव्स एंड गाउन की नीड होती है, ठीक है। तो उन्होंने बी क्या बोला? ग्लव्स, गाउन एंड मास्क, एंड सी बोला ग्लव्स, गाउन। तो आंसर क्या होगा? सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मास्क की नीड है कि नहीं है, बट देखो MRSA इज़ द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, सो इन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस ओनली ग्लव्स एंड गाउन की नीड होती है, मास्क की नीड नहीं है। मास्क की नीड होती है इन एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शोइंग
इन वाइट ब्लड काउंट इज इंडिकेटेड द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव एंड पेशेंट नीड टू आइसोलेशन। तो देखो जो हमारा नॉर्मल WBC काउंट है डेट इज़ अप्रॉक्स 6 to 10,000 पर mm³, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 8500 सेल पर mm³, 5600, 11,000, 2000, ठीक है। तो देखो 8500 भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल भी है, नॉर्मल है, बी भी अप्रोक्स नॉर्मल है, डी तो एकदम सही है, ठीक है। बी क्या है 2000 है, सबसे कम है ना ये, ठीक है। तो इसमें मतलब WBC कम होगा तो पेशेंट के इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, राइट। सो आंसर क्या होगा सी वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। A patient is arriving in emergency department after severe hemorrhage. Sister in charge told nursing sister to cannulation quickly in the following cannula which will provide highest amount of fluid to prevent shock. तो देखो कौन सा गेज वाला कैनुला यूज़ करोगे, तो आपको पता होगा जितना ज़्यादा गेज जितना ज़्यादा होगा उसका पोर्ट उतना कम होता है, ठीक है। 22 गेज का जो पोर्ट होगा वो उतना कम होगा, बहुत स्लो फ्लूड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 गेज जो है, 16 गेज का जो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा एंड वहाँ से फ्लूड जो है बहुत जल्दी फास्ट रशली जाएगा। तो हम 16 गेज का यूज़ करेंगे क्योंकि जो क्लाइंट है वो शॉक में जा सकता है, जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर सीजर। तो देखो आफ्टर सीजर आप क्या करोगे, IV फ्लूइड्स दोगे, एयरवे ओपन करोगे, फिजिकल सेफ्टी देखोगे या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखो आफ्टर सीजर फिजिकल सेफ्टी तो आफ्टर सीजर उतना नीड नहीं है, हमारा नीड क्या होगा ABCDE, एयरवे मैनेज करना हमारा मोस्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा। तो ओपन एयरवे इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन, ठीक है। विच गैस फिल्ड इन दिस ब्लू कलर कोडेड वेपोराइजर इन एनेस्थीसिया मशीन। तो देखो ये कुछ एनेस्थीसिया मशीन है, तो उन्होंने बोला है ब्लू कलर कोडेड में कौन सा गैस होगा, तो ये कुछ गैस होते हैं जैसे कि सीवोफ्लोरेन येलो में होता है, येलो कलर अगर होगा ना, येलो कलर जो वेपराइजर होगा तो उसमें सीवोफ्लोरेन होता है, रेड कलर का होगा तो हेलोथेन होता है, अगर पर्पल कलर का होगा तो आइसोफ्लोरेन होता है एंड ब्लू कलर का होगा तो डेस्फ्लोरेन होता है। तो उन्होंने ब्लू कलर बोला है तो आंसर क्या होगा डी, डेस्फ्लोरेन होगा। The false belief that irrelevant occurrence or details in the world relate directly to oneself is known as, मतलब इसने बोला है कि एक फॉल्स बिलीफ कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, जो भी लोग हैं सब मेरे बारे में सोच रहे, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, इट इज़ आइडिया ऑफ रेफरेंस, इरोटिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म तो होता है कि हर चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं। ये क्या है, आइडिया ऑफ रेफरेंस, मतलब कि उसे लगेगा सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एस्टासिया अबासिया इज सिन। सो एस्टासिया क्या है, एस्टासिया इज की इनएबिलिटी टू स्टैंड, खड़े नहीं हो पाना, एंड अबासिया इज इनएबिलिटी टू वॉक, चल नहीं पाना। तो खड़े नहीं हो पाना, चल नहीं पाना, एंड कोई भी फिजियोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप MRI CT स्कैन सब कुछ करवा लोगे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट एस्टासिया अबासिया इज सिन इन किसमें, कन्वर्जन डिसऑर्डर में, ठीक है। एस्टासिया अबासिया इज सिन इन कन्वर्जन डिसऑर्डर, मतलब कोई भी न्यूरोलॉजिकल कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है बट स्टिल पेशेंट जो है वो चल नहीं पा रहा, खड़े नहीं हो पा रहा है, सो इट इज़ सिन इन कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। आइडेंटिफाई द मास्क डेट गिवन इन फॉलोइंग इमेज, सो इट इज़ द बाइपैप मास्क है, ठीक है। फेस टेंट तो अलग ही, जो फेस टेंट होता है वो अलग होता है। वेंचुरी मास्क पता है आपको कैसा होता है, NRBM मास्क कैसा होता है पता है आपको, ये दिस इज बाइपैप मास्क, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT ट्रैक्ट फॉर्म बाई एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। तो देखो हमारा जो GIT ट्रैक्ट है उसकी लेयरिंग होती है, ठीक है ना। लेयरिंग देखो ऐसे होती है, सबसे पहले आउटर लेयर हमारा सिरोशा होता है, आपने ऑलरेडी एनाटॉमी में पढ़ रखी होगी। देन उसके अंदर मस्कुलरीज लेयर होता है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमारा सबम्यूकोजल लेयर होता है, सबम्यूकोजल लेयर में मिली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसमें ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे डीप हमारा होता है म्यूकोजल लेयर, ठीक है। म्यूकोजल लेयर मतलब कि बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, सिक्रेशन वगैरह होता है, ठीक है। सो ये जो लेयर है ना म्यूकोजल लेयर जो है वो एपिथेलियम टिश्यूज़ का बना होता है। आई बस समझ में। वाइल इंस्टॉलिंग ईयर ड्रॉप इन द एडल्ट क्लाइंट देन पिन्ना ऑफ द ईयर शुड पुल। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब हम ईयर ड्रॉप डालते हैं तो एडल्ट में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडल्ट एंड लेस देन 3 ईयर्स चिल्ड्रन का अलग होता है, ठीक है। एडल्ट में हम क्या करते हैं, पिन्ना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करते हैं सो डैट जो ऑडिटरी कनाल है ना वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। सो इट इज़ अपवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड लेस देन 3 ईयर्स में क्या करते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड हम पुल करते हैं, ठीक
ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। लुक एट द बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो देखो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन में फ्रैंक होता है, कंप्लीट ब्रीच होता है, फुटलिंग होता है, बहुत सारे 4 या 5 होते हैं। सो ये इसमें देखो ये फुट नीचे जा रहा है ना, तो ये फुटलिंग ब्रीच है, ठीक है। आपने ब्रीच प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये इमेज देख रखी होगी। उसके बाद है परसिवरेशन इज सीन इन OCD, persistent and inappropriate repetition of same thought. So perseveration simply है, वो क्या होता है, perseveration is like persistently inappropriate repetition of the same thought. like कि अगर जो पेशेंट होता है आप उससे पूछो कि आपका नाम क्या है ना, वो वही बताएगा सेम। लाइक आपका नाम क्या है, लेट्स सपोज पोटैटो, कहाँ रहते हो, पोटैटो, क्या काम करते हो, पोटैटो, मतलब सेम वर्ड सेम थिंग बार बार बोलेगा, सेम थॉट्स बार बार रिपीट करेगा। सो परसिपरेशन इज सीन इन OCD, persistent and inappropriate repetition of same thoughts. Characteristics of schizophrenia, feeling of distress in a patient with schizophrenia. So it is answer B होगा, persistent and inappropriate repetition of same thought is perseveration, ठीक है। डिफेंस मैंने बोला था ना, जब मैंने आपको साइकेट्रिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था फॉर नॉसेट, उसमें मैंने बोला था कि कुछ जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स भी डायरेक्टली आ जाता है, तो वो आपको टर्म्स पता होने चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म यूज इन OCD इज रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, प्रोग्रेशन, मैजिकल थिंकिंग। सो इट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। विच चैप्टर ऑफ द IMHA 2017 इज रिलेटेड टू राइट ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस। जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है ना 2017, वो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, उससे चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्होंने बोला है कि राइट ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, ये कौन से चैप्टर में है, देखिए हमारा 5th चैप्टर में ये है। आप थोड़ा सा डिटेल अगर आप एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अ ट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व इन OCD, तो OCD में मेनली क्या होता है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है मोस्ट कॉमन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है। विच डिसइंफेक्टेंट यूज डिसइंफेक्टेंट टू HIV पेशेंट्स बेड शीट एंड लिनेन। 5% ग्लूटाल्डिहाइड, 10% ग्लूटाल्डिहाइड, 1%। देखो बी होगा आंसर। ये आप हमेशा याद कर लो कि जब भी HIV पेशेंट का बेड शीट कुछ भी डिसइंफेक्ट करना हो या फिर स्पिल मैनेजमेंट, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में भी हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमेशा HIV पेशेंट हो या फिर स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। नेलेक्सोन challenge test is used to assess mental dependence of the opioids, physical dependence of the opioids, socially dependence of the opioids, to assess the residual serum level of opioids। देखो जो नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट होता है ना, बेसिकली उसमें हम नेलोक्सोन देते हैं IM इंट्रामस्कुलरली देते हैं, आई थिंक 0.62 0.8 कुछ ऐसा डोज होता है। एंड हम असेस करते हैं फिजिकल डिपेंडेंसी ऑफ द ऑपोइड्स। अगर सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव टू फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ द ऑपोइड्स, ठीक है। सो ये आप नेलोक्सोन चैलेंज टेस्ट थोड़ा पढ़ लेना। एंड आपने आई थिंक जो अल्कोहलिज्म पढ़ा होगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, तो उसमें ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। ट्राईहेक्सीफेनिडेट एक्ट एज एंटीसाइकोटिक, एंटी पार्किंसोनिज्म, एंटी मैनिक और एंटी मलेरिया। तो देखो जो ट्राईहेक्सीफेनिडेट जो है डेट इज़ यूज, वो क्या है बेसिकली, इट इज़ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, एंटी मस्करनिक ड्रग, जो कि हम एंटी पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जो एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन देते हैं ना, उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म इज बेंजोडाइजिपिन्स होता है, सो इसमें क्लोरोडाइजिपेरोक्साइड होगा, ठीक है। विच एंटी ट्यूबरकल मेडिसिन कॉज ऑरेंज रेड कलर यूरिन, सो इट इज़ रिफैम्पिसिन, ये सबको पता है। जो हमारा एंटी ट्यूबरकल ड्रग का जो साइड इफेक्ट है ना, ये सारे ड्रग आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स साइड इफेक्ट होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सो इट इज़ फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ये फर्टिलाइजेशन बेसिकली वहाँ पे होता है। ओवम एंड जो स्पर्म है वो मीट होते हैं, सो आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ओवम प्रोडक्शन तो नहीं होता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होता, स्पर्म प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन। अ क्लाइंट इज रिसीविंग TPN 1000 ml इन ICU फ्रॉम 8 AM, ठीक है, 8 AM से रिसीव करा था। इन द नेक्स्ट डे 8 AM ऑन ड्यूटी नर्स नोटिस दैट देयर इज 200 ml सोल्यूशन लेफ्ट इन द बैग, ठीक है, मतलब 24 घंटे हो गए, 8 AM टू 8 AM क्या हो गए, 24 घंटे हो गए, अभी भी 200 ml प्रेजेंट है।
विच एक्शन इज़ अप्रोप्रिएट, नॉट द फाइंडिंग इन क्लाइंट्स नोट्स। नहीं, देखो जब मैंने आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो पढ़ाया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, अगर आपने को नहीं आता तो आप मेरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वो वीडियो आप पढ़ सकते हो। सो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो TPN है तो 24 आवर्स में यूज़ करने होते हैं, बट अगर यूज़ नहीं हुआ तो हमें डिस्कार्ड करना है, नेक्स्ट बैग लगाना है, ठीक है। सो डिस्कार्ड द लेफ्ट सॉल्यूशन एंड रिकनेक्ट अ न्यू TPN बैग, येस इट इज़ राइट, बट नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। इमीडिएटली इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर, नो सेंस क्यों बताना उनको कुछ। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ऑल वाइटल्स, तो ये तो रिकॉर्ड वाइटल्स वगैरह रिकॉर्ड तो करने हैं, बट हमें जो TPN का जो सॉल्यूशन है वो यूज़ नहीं करना है, वो हमें डिस्कार्ड करना है और नया सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है, -30 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस, -22 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। सो इट इज़ एट -30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ UK, सब जानते हैं पाउंड है। अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ अ डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोजा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया, इट इज़ नॉन एज चैडविक शाइन। देखो और सियंडर्स में क्या होता है कि पल्सेशन फेल्ट होता है, जो हमारा वजाइना का जो फॉर्निसिस है वहाँ पे आप जो है ना पल्स फील होगा, ठीक है। हेगार साइन में क्या होता है कि जो लोअर यूटेराइन कैविटी है वो डायलेट हो जाती है, गुडल साइन में भी सॉफ्ट हो जाती है, एंड जो गुडल साइंस है उसमें भी वही सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सो जो कलर चेंज जो बताया ना वो चैडविक साइन में होता है। After a road traffic accident, a patient came into emergency department with massive blood loss. Which color cannula used by a prudent nurse to administer large amount of fluid or blood? सो देखो कौन सा हम यूज़ करेंगे, जिसका गेज कम होगा एंड जिसका पोर्ट ज़्यादा होगा, सो डेट रसली बहुत तेज़ से हम फ्लूइड दे सके पेशेंट को, ठीक है। सो ग्रे कितना है 16 है, ग्रीन कितना है 18 गेज का है, ब्लू कितना है ब्लू 22 गेज का है, पिंक कितना है 20 गेज का है, तो सबसे कम किसका है 16, तो आंसर क्या होगा ए, ग्रे। अ पेशेंट कंटिन्यूसली रिसीविंग TPN, विच पैरामीटर शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली, तो पेशेंट TPN पे है कंटिन्यूसली, तो विच पैरामीटर शुड मॉनिटर क्लोजली, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, वाइटल साइन, कॉन्शियसनेस, ब्लड शुगर। तो देखो डी छोड़ के डी भी वैसे मान सकते हैं, सब कुछ ही मॉनिटर करना है, बट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो TPN कंटिन्यूसली जा रहा है, हमें कौन सा पैरामीटर क्लोजली मॉनिटर करना है। तो देखो TPN में क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, हाई 50 to 60% डेक्सट्रोज होता है, हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। तो हमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम क्लोजली मॉनिटर करना है, ठीक है। वाइटल साइन भी मॉनिटर करना है, बट यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल आंसर होगा, ठीक है। अ पेशेंट एडमिटेड इन ICU विद सपोर्टेड ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेशन, सडनली हाई प्रेशर अलार्म इज एक्टिव ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ET ट्यूब, विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो मैंने आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हाई प्रेशर अलार्म कब आता है, लो प्रेशर अलार्म कब आता है, ये भी क्वेश्चन आता है नॉर्सेट में कब आता है, ठीक है। इसमें तो उन्होंने बता रखा है, बट ये भी पूछते हैं कि कब आता है। सो उन्होंने बोला कि हाई प्रेशर अलार्म आया है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ET ट्यूब, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली डू द सक्शन, रिमूव द ET ट्यूब। ET ट्यूब क्यों रिमूव करोगे भाई, पेशेंट लाइक ICU में है, वेंटिलेटर पे, आप ET रिमूव कर दोगे, नो। मैनुअली वेंटिलेट द क्लाइंट विद एम्बू, नो सेंस, क्योंकि ET ट्यूब में ही ब्लॉकेज है, तो आप ET ट्यूब से आप जब जो हमारा ET ट्यूब है वहाँ से आप एम्बू लगाओगे हैं तो वो वेंटिलेशन जाएगा ही ना, क्योंकि जाएगा ही नहीं, क्योंकि ET ट्यूब में ही ब्लॉकेज है, ठीक है। इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर, तो डॉक्टर को हर चीज़ में डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करना नहीं होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सक्शन करोगे, है ना, सक्शन करके जो भी ब्लॉकेज है, क्लॉट्स है, सिक्रेशन है, जो भी है उसको रिमूव करना है। सो योर priority action is you have to immediately do the suction. Which food item should be advised to a pregnant lady for folic acid? So it is very simple questions कि folic acid मतलब कि जो जो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी में क्या दोगे आप, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स तो कैल्शियम के लिए हम देंगे, पल्सेज एंड मीट्स हम प्रोटीन के लिए देंगे, होल ग्रेन्स लाइक प्रॉपर पूरा होगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलेगा, सो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हम मिली फॉलिक एसिड के लिए देंगे, ठीक है। अ नर्स एक्सप्लेनिंग द रेशनल फॉर परफॉर्मिंग लेग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी, विच रीजन शुड द नर्स इंक्लूड्स इन द एक्सप्लेनेशन, प्रमोट रेस्पिरेटरी फंक्शन, उसके लिए हम ये नहीं देते, उसके लिए हम स्पायरोमेट्री करवाते हैं पेशेंट से, मेंटेन फंक्शनल एबिलिटीज़, नो, इसके लिए हम प्रॉपर एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हैं, प्रोवाइड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़, नो, इसमें हम साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, कुछ और दे देंगे, डाइवर्जनल तो नहीं है ये, इंक्रीज वेनस रिटर्न, यस, इंक्रीज वेनस रिटर्न के लिए हम प्रॉपर लेग एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को। व्हेन मॉनिटरिंग एन IV साइट एंड इन्फ्यूजन, अ नर्स नोट्स पेन एट द एक्सेस साइट विथ राइदिमा एंड एडिमा,
व्हाट ग्रेड ऑफ फ्लेबाइटिस वुड द नर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको मैंने इंट्रावेनस थेरेपी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको फ्लेबाइटिस सब कुछ पढ़ाया है। फ्लेबाइटिस के मैंने लाइक डिफरेंट जो कैटेगरीज है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, अगर आता है तो देन वेल एंड गुड। ठीक है। मर्फीज साइन सीनिंग। तो मर्फीज साइन क्या होता है कि जैसे कि राइट अपर क्वाड्रेंट को लाइक प्रेस करते हैं ना, एंड पेशेंट को बोलते हैं कि इनहेल करो, तो पेशेंट प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाता, पेशेंट बहुत पेन होता है, तेज की पेन होता है, तो इनहेल नहीं कर पाता है। सो डैट इज़ मर्फीज साइन, एंड वो होता है हमारा कोलेसिस्टाइटिस में होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग होती है तो ये साइन मर्फी साइन देखने को मिलता है। ठीक है। विच एनाटोमिकल प्लेन शोइंग इन द पिक्चर। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ये देखो राइट एंड लेफ्ट अलग अलग हो रहा है, सो इट इज़ सजाइटल। ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स में होता है कि यहाँ से ऊपर और नीचे अलग हो जाएगा, अपर एंड लोअर अलग हो जाता है। ठीक है। एंड फ्रंटल में क्या होता है कि फ्रंटल लाइक एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली होता है ये। ठीक है। एंड ट्रांसवर्स में ये ट्रांसवर्स है जो ये हो रहा है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज चिटल फोर्सेप्स। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट आता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं आता है, बहुत सिंपल जो यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे वैसा ही इमेज आता है। देखो ये इमेज है, आइडेंटिफाई द आइटम इन द बिलो डोनेट इमेज। तो देखो ये क्या है, दिस इज क्या है, ये हमारा है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। क्या है ये? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब तो पता चल गया, ईटी ट्यूब तो नहीं है, ये समझ में आ जाएगा आपको क्या क्यों नहीं है, अगर आपने इमेज देख रखी है तो। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कफ और अनकफ, तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे कुछ बलून है, फुला फुला दिख रहा है आपको, तो बलून है वो फुला, इट मीन्स इट इज़ कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड वेव फॉर्म इन द बिलो डोनेट पिक्चर। सो देखो इसमें, सॉरी इमेज में ग्रीन कलर ही नहीं दिख रहा है, बट आपने मॉनिटर देखा होगा, तो मॉनिटर में जो ऊपर ग्रीन कलर होता है वो हमारा हार्ट रेट का होता है, रेड कलर जो होता है वो SpO2 का होता है। ठीक है। एंड नीचे वाइट कलर होता है, उसमें BP आता है, NIBP और BP। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ग्रीन कलर पूछा है, तो इट इज़ पल्स रेट। ऑक्सीजन सैचुरेशन रेड कलर का होता है। ठीक है। एंड BP NIBP जो है वाइट कलर का बेसिकली होता है। आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन बिलो इमेज। सो देखो ये सुपाइन लेटी हुई है, एंड जो लेग है थोड़ा सा फ्लेक्स है, राइट। सो इट इज़ डोर्सल पोजीशन। अगर आपने पोजीशन पढ़ रखा होगा, सो इट इज़ डोर्सल पोजीशन। नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में ही पढ़ाने वाली हूँ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में। सो ये डोर्सल पोजीशन में है, लाइक फीमेल का जो फॉलीज कैथेटराइजेशन होता है ना, वो इसी पोजीशन में करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। तो देखो ये हमारा, देखो ये है क्या है, ये है सक्शन कैथेटर, बट यहाँ पे देखो पन्नी लगा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कुछ पॉलीथीन से रैप है। सो ये जो पॉलीथीन से रैप है ना, सो इट इज़ क्लोज सक्शन कैथेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज सक्शन कैथेटर। जैसे कि ओपन जो TB का पेशेंट होता है, जो इन्फेक्टेड TB का पेशेंट होता है, तो उसमें हम क्लोज सक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड इससे लाइक इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होता है क्लोज सक्शन कैथेटर का। अगर आपको इसमें इमेज समझ नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसे गूगल पे जाके देख लो इमेज क्लोज सक्शन कैथेटर का, आपको समझ में आ जाएगा। देखो LMP इज़ 12 जुलाई 2018, देन व्हाट विल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब EDD कैलकुलेशन से आया, EDD कैलकुलेशन से इक्वेशन आ जाता है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आज मैं आपको सिखा ही देती हूँ LMP कैसे, लाइक EDD कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देखो EDD कैसे कैलकुलेट करेंगे, LMP हमें पता होना चाहिए। LMP कितना है? 12 जुलाई 2018, राइट। सो उसमें हम 7 डेज ऐड करेंगे, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हमारा 19 जुलाई आ गया, 19 जुलाई 2018 आ गया। सब्सट्रैक्ट 3 मंथ, 3 मंथ आप वो घटा दो तो क्या हो जाएगा? जुलाई जून मई जून, है ना, तो क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा, राइट। अप्रैल मई जून जुलाई, 3 मंथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मई आ जाएगा। ठीक है। मई 19 जुलाई 2018, मई जून जुलाई, 3 मंथ हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, देन ऐड 1 ईयर, तो 19 मई 2019, ये हमारा EDD आ गया। कितना सिंपल है ना। LMP पता होगा, उसमें 7 दिन प्लस कर दो, 3 महीने माइनस कर दो और 1 साल प्लस कर दो, तो वो आपका EDD आ जाएगा, और आंसर क्या हो गया? D। नर्स फाउंड अ पेशेंट कोलैप्स ड्यूरिंग वार्ड राउंड, व्हाट इज़ द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन? स्टार्ट ऑक्सीजन, स्टार्ट CPR, चेक पल्स। देखो ये क्या हो गया? पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब मैंने आपको CPR पढ़ाया था, ACLS पढ़ाया था, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे, CPR स्टार्ट कर देंगे, या नोटिफाई द फिजिशियन क्या करेंगे? सो
सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हम पल्स चेक करेंगे कि पल्स प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बाद हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज़ 135 to 45, बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। सो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर बी सही होगा। विच ऑफ द कंडीशन में सीन इन अ पेशेंट इफ एवीजी एनालिसिस रिपोर्ट इज फॉलोइंग। तो देखो ये मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने पीएच कितना दिया है, पीएच 7.55 है ना, PCO2 हमारा है 35 है ना, सॉरी 30, PCO2 इज़ 30 एंड बाइकार्बोनेट इज़ 27। तो इस नॉर्मल हमारा कितना होता है 7.35 to 7.45 हमारा पीएच नॉर्मल होता है। PCO2 हमारा 35 to 45 mmHg नॉर्मल होता है एंड बाइकार्बोनेट हमारा अप्रॉक्स 22 से 27 मिली बाइकार्बोनेट हमारा नॉर्मल होता है। तो ये क्या है, तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, एसिड नॉर्मल बेस। तो पीएच कहाँ आ रहा है, बेस में आ रहा है ना, पीएच हमारा बेस में आ रहा है क्योंकि 7.55 बेसिक है ना, PCO2 कितना है 30 है, तो 35 से कम क्या होगा, बेसिक होगा, तो PCO2 भी हमारा बेसिक में आ रहा है। बाइकार्बोनेट कितना है 22 से 27 अप्रॉक्स हम नॉर्मल मान सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल है। तो क्या आ रही है, पीएच कितना है, एल्कलोसिस, एल्कलोसिस तो है ये, प्लस बाइकार्बोनेट कहाँ पे है, बाइकार्बोनेट भी बेसिक में है, तो हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ठीक है। अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं एवीजी एनालिसिस पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। इस मेथड से ना आप एकदम चुटकियों में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी मेथड है। सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा आंसर, ठीक है। नेम ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, वेरी सिंपल, इट इज़ ट्रेनलिंगबर्ग पोजीशन। नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इट इज़, देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ऐसे, कोचर फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स ऐसा होता है। कॉर्ड कटिंग सीजर, सीजर तो अलग ही होते हैं, टूथ फोर्सेप्स भी नहीं है। स्टिच रिमूविंग सूचर अलग होते हैं, कोचर फोर्सेप्स है ये। अगर आपने इमेज देख रखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। Patient arrived at emergency after road accident. Pulse rate is 127, BP is 90/56 with cold extremities. Which type of shock may occurs? न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, स्पाइनल शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। तो देखो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होता है और जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो वार्म होती है, कोल्ड नहीं होती है। स्पाइनल शॉक में क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली हार्ट से रिलेटेड होता है, एमआई वगैरह में होता है। तो इसमें क्या हो, टेकिकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, कोल्ड है, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है विच पल्स साइट इज असेसिंग इन द फॉलोइंग इमेज। तो देखो यहाँ पे कुछ पल्स मेजर कर रहा है, सो इट इज़ टेम्पोरल। अगर आपने पल्स का डिफरेंट साइट पर रखा हो तो देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई विच इज़ द साउथर मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आप इंडिया का मैप देख लो एंड यू विल गेट टू नो कि साउथर मोस्ट जो है हमारा तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा तो हमारा कन्याकुमारी है, उससे हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। सक्शन शुड बी डन फर्स्ट देन, तो पहले हम माउथ में करेंगे देन हम नोज़ में करते हैं, ठीक है, सो डेट एस्पिरेशन ना हो। The doctor has ordered for 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hours. It should be administered using a burette set. The nurse has to set the drop per minute to deliver the appropriate amount. Calculate the flow rate. देखो इसमें आप टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी पढ़ाने वाली हूँ ड्रग कैलकुलेशन, एंड ड्रग कैलकुलेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखो ड्रग कैलकुलेशन पे अगर मैं बात करूँ तो फ्लो रेट पूछा है, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम हमें देना है, ऊपर में टोटल टाइम इन्होंने कितना बताया है 5 आवर। टोटल टाइम इन मिनट होता है, तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ब्यूरेट सेट बोला है, तो ब्यूरेट सेट क्या है, ब्यूरेट सेट माइक्रो ड्रिप सेट का एग्जांपल है, तो इसका जो हम ड्रॉप फैक्टर रखेंगे वो 60 रखेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। While giving CPR, which is the correct position of hand for compression? Lower half of the sternum, upper half of the sternum, just below the nipple, above the nipple. So it is A, lower half of the sternum. मैंने CPR ACLS की क्लास बहुत अच्छे से ली है, वो पढ़ लेना आप। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप अगेंस्ट विच कम्युनिकेबल डिजीज, सो इट इज़ स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने दिया था। एक्स्ट्रा कैलोरी नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। एक्स्ट्रा कैलोरी नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग होता है, सेकंड में अलग होता है एंड थर्ड में अलग होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, मे बी थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा लाइक वैसा गलत हो गया होगा, वहाँ पे तो सही आया होगा। तो आप जो कैलोरी नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो थोड़ा पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन, सो क्लोजापिन से जो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ना दैट इज न्यूट्रोपीनिया,
न्यूट्रोपेनिया, ठीक है। डॉक्टर ऑर्डर टू गिव 1000 ml ऑफ फ्लूइड NS एट फ्लो रेट ऑफ 125 ml पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस फ्लूइड। तो देखो ये फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट इक्वल्स टू टोटल जो वॉल्यूम हमें इन्फ्यूज़ करना है अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इसमें फ्लो रेट तो उन्होंने दे रखा है, फ्लो रेट कितना है 125, सो 125 है इक्वल्स टू 1000 हमें इन्फ्यूज़ करना है, एंड टाइम उन्होंने पूछा कितना चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 अपॉन में 125 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ बर्न इज मोस्ट पेनफुल। तो आपने जब बर्न पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री जो है वो पेनफुल होता है, थर्ड डिग्री से पेन खत्म हो जाता है, एंड फोर्थ में भी बिल्कुल पेन नहीं होता है। सो सेकेंड डिग्री जो है सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों होता है वो पेन वाला बर्न वाले चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी से चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया कंडीशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज परनीसियस एनीमिया। सो इट इज़ वाइटामिन B12। बेसिकली जो मेरा एम है वो ये है कि आपको दिखाने का कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो डैट आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अ 31 वीक प्रेग्नेंट लेडी कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अ फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट इज परफॉर्म एंड रिजल्ट गॉट पॉजिटिव। अ पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट से ये पता चलता है कि अगले 7 to 14 डेज में प्री टर्म लेबर होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा पॉजिटिव फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट ये होता है। व्हाट इज़ द हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। तो देखो 2020 में ये आया था, तब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थे, अब अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है। अ डॉक्टर ऑर्डर टू नर्स टू गिव 400 ml फ्लूइड टू बी गिवन ऑन 8 hours, ड्रॉप फैक्टर। तो कितना सिंपल ड्रग कैलकुलेशन से 2-3 क्वेश्चन आ गया, एंड बहुत सिंपल है ये भी। विच इज़ द इंडियन स्पेस एजेंसी, इट इज़ इसरो। BMI फॉर अंडरवेट, तो BMI मैंने बहुत अच्छे से आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा रखा है। सो लेस देन 18.5 इज अंडरवेट, 18.5 to 24.9 इज नॉर्मल होता है। सो लेस देन 18.5 अंडरवेट होगा, मोर देन 30 इज ओवरवेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। सो डी डाइमर इज वेरी स्पेसिफिक। द मेडिसिन विच टेक reuptake of serotonin into neurons to provide more serotonin for nerve impulses and act selectively on serotonin only, known as selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, ठीक है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन, इट इज टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अ क्लाइंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ कंप्लेन ऑफ gastroesophageal reflux disease, which position should prefer to the client to reduce the severity of disease। तो हम सेमीपोलर देंगे सो डैट गैस्ट्रिक कंटेंट वापस ऊपर ना आए एंड पेशेंट को इजी हो, ठीक है। लेंथ ऑफ 18 फ्रेंच आर्टरी ट्यूब, ये ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आया होगा, ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। लेंथ वगैरह पूछ लिया है कि 18 फ्रेंच जो हमारा राइस ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होती है। विच इज़ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपर टेंसन। तो देखो हाइपर टेंसन मैंने पढ़ाया है आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, मॉडिफाइबल फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाई मतलब कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाई जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ओबेसिटी भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हाई सॉल्ट इंटेक को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बेसिकली नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डोनेट इंस्ट्रूमेंट। सो ये हमारा एपिसियोटोमी सीजर होता है। In a patient, a cotton swab left inside the abdominal cavity after surgery, it is termed as, so इसको टेक्सटिलोमा भी बोलते हैं, इसको गोजीमा भी बोलते हैं, इसको गॉसी पिवोमा भी बोलते हैं। सो ऑल ऑफ द आंसर होगा। ट्रेमाडोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रेमाडोल एंटीएमेटिक तो नहीं है, एंटीपायरेटिक्स भी नहीं है, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स भी नहीं है, इट इज़ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। A nursing officer suctioning the oral secretion in a neonate, he know that maximum pressure of suction should not applied more than। तो देखो 100 to 120 तो हम मेनली एडल्ट में यूज़ करते हैं, 80 to 100 बेसिकली हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। बच्चों में ना मेनली हम 60 to 80 के बीच में यूज़ करते हैं, 60 to 80 mm ऑफ SG के प्रेशर के अराउंड यूज़ करते हैं, तो आंसर सी होगा। एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट मतलब कि शुड बी डन विया इंट्राडर्मल रूट बिकॉज ऑफ मतलब टेस्ट डोज, जो हमारा एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, AST होता है, टेस्ट डोज होता है, शुड बी डन विया इंट्राडर्मल। ID से करते हैं, क्यों करते हैं? इट डिफ्यूज स्लोली
इट डिफ्यूज क्विकली, इट इज़ लेस पेनफुल, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेनफुल तो ये बहुत होता है, इट इज़ वेरी मच पेनफुल, तो यहाँ से ये गलत हो गया। इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, इजी टू एडमिनिस्टर भी नहीं होता है इतना। इट डिफ्यूज क्विकली, है ना, इसीलिए तो करते हैं कि ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है एंड हमें पता चल जाएगा फटाफट रिजल्ट विद इन 15 to 30 मिनट्स के अंदर में कि ये पेशेंट इससे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर इन द वाटर इंटॉक्सिकेशन। सो वाटर इंटॉक्सिकेशन मतलब कि बहुत सारा पानी ले लेना। अब बहुत सारा पानी ले लोगे तो रिलेटिवली जो हमारा सोडियम का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्लड टू बी ड्रॉन फ्रॉम द रेडियल आर्टरी फॉर एन ABG. The nurse assists with performing Allen's test before drawing the blood to determine the adequacy of which ulnar circulation, carotid circulation, femoral circulation और brachial circulation। तो देखो, जो ABG लेने से पहले हम एलेंस टेस्ट करते हैं, हमें अल्नर सर्कुलेशन को, अल्नर जो आर्टी है उसकी पेडेंसी चेक करने को, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IB थेरेपी इज इन्फिल्ट्रेशन, फ्लेवाइटिस, इन्फेक्शन और ऑल ऑफ द। सो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है डेट इज इन्फिल्ट्रेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IB थेरेपी इज इन्फिल्ट्रेशन, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। इफ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, दिस टाइप ऑफ फीवर इज नोन एज इन्वर्स फीवर। देखो, मैं ये जो टाइप ऑफ फीवर है ना, ये मैं पढ़ाने वाली हूँ, एंड जो वाइटल साइन है ना, फीवर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड BP, ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल should be given to a client suffering with diarrhea to prevent severity of disease? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये तो बच्चों को पता होगा, जिंक देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ अंजाइना? चेस्ट टाइटनेस, हाँ, अंजाइना में चेस्ट टाइटनेस भी होता है, जॉ में भी, हाँ, ये जो पेन है वो पूरा रेडिएट होता है, तो जॉ में भी एक हो सकता है। जनरलाइज्ड बॉडी पेन और चेस्ट प्रेशर, तो चेस्ट पे भी लगता है कुछ प्रेशर है, कुछ भारी से रखा हुआ है। जनरलाइज्ड बॉडी पेन नहीं होता है, सो C इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नॉट द साइन पूछा है ना। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज? स्ट्रोक, malnutrition, loss of cardiac reserve और Alzheimer's disease. So it is Alzheimer's disease is the most common cause of cognitive impairment in the older adult, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज साइलेंट MI कॉमनली सीन? तो देखो, साइलेंट MI का मतलब कि MI होगा और पेन नहीं होगा पेशेंट को, तो ये बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ना न्यूरोपैथी हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूरोपैथी हो जाता है, तो पेन का पता नहीं चलता है। न्यूरोपैथी में क्या होता है? पेन का पता नहीं चलता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में पेशेंट को क्या होता है कि MI आएगा, उनको पेन का पता भी नहीं चलेगा और MI आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉर्मल सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर? सो नॉर्मल सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना होता है? 70 to 100 mm ऑफ SG इज़ द नॉर्मल सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर। तो आंसर क्या होगा? D होगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर में से हम ICP माइनस कर देंगे। कब? जब ICP जुगुलर वेनस प्रेशर से ज़्यादा होगा। बट अगर जुगुलर वेनस प्रेशर ज़्यादा है तो हम मीन आर्टेरियल प्रेशर में से जुगुलर वेनस प्रेशर माइनस करते हैं, तो ये हमारा सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर पता चल जाता है। अगर 60 से कम होगा, इट मीन्स कि ब्रेन को एडिक्वेट ऑक्सीजन, एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ MCQ रिलेटेड टू जो हमारा नॉर्सेट 2020 में आ रखा है। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके का MCQ आता है। कॉन्सेप्टुअल्स, प्रैक्टिकल, प्रायोरिटी, इमेज बेस्ड, है ना। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर